हेलो स्टूडेंट, आज का न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एक्सेप्ट एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट। यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के अलावा किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो वो वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग कुछ पुराने टॉपिक को मेमोराइज करते हैं। वो टॉपिक एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट से रिलेटेड है, तो उस टॉपिक को पहले हम लोग मेमोराइज करते हैं। पहले के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब कोई एक डाइपोल ए बी दो चार्ज से मिलकर बना हो और उसके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो पॉइंट होगा, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो, वो पॉइंट एक्सेल कराएगा और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 1/4πε0 होता है। तो डाइपोल की वजह से एक्सेल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया, तो डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होता है। इसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के लेक्चर में पढ़ रखा था। अब हम लोगों ने ये हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल पॉइंट पर इतना होता है और डायरेक्शन पी वेक्टर के अलोंग होता है। ये एक्सेल पॉइंट के लिए है, फॉर एक्सेल पॉइंट। लेकिन अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो इक्वेटोरियल पॉइंट डाइपोल ए बी के सेंटर के परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट होता है। अब उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू एक्सियल पॉइंट का हाफ आया था। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 P/r³ हो जाएगा। एक्सेल का हाफ, तो 2 यहां से गायब हो जाएगा, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी हो गई। तो इसकी जो डायरेक्शन आया था, इसका डायरेक्शन पी वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट, क्योंकि हम लोगों ने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया था, तो कंपोनेंट ई साइन थीटा, E1 साइन और E2 साइन थीटा दोनों कैंसिल हो गया था और नेट कंपोनेंट इसी के अलोंग लाइज किया था। वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखिएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पी वेक्टर के यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो इन दोनों टॉपिक का यूज ये वाले टॉपिक में, अभी वाले टॉपिक में करना है। तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक डाइपोल ए बी ले लिया। जो डाइपोल चार्ज -q और +q से बना हुआ है, सेंटर वो कंसीडर कर लिया। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा ए से बी स्मॉल पी वेक्टर हो गया। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने कैपिटल P कंसीडर कर लिया। अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो ये जो पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के डायरेक्शन के अलावा कोई दूसरा पॉइंट है जो थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। अब ये थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है। एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा 0 डिग्री होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा 90 डिग्री होगा। अब हमें इस पॉइंट पर इसके लिए डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग पहले पी वेक्टर के कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। सपोज दैट ओ से लेकर ये पी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके कंपोनेंट को अगर ब्रेक करेंगे थीटा के लिए, तो इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग, ओपी के अलोंग पी कॉस थीटा लाइज करेगा। अगर हम लोग दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो वो ओपी के परपेंडिकुलर वो कंपोनेंट पी साइन थीटा होगा। तो ये मैंने ओबी के लिए माना। अगर मैं पूरे डाइपोल को मानूं तो इसको हम पीछे की ओर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस लाइन को, और इस लाइन को भी पीछे की ओर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ये एरो हो गया। अब ये पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा भी एक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये डाइपोल मोमेंट हो गया तो यानी ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। और इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका नाम हमने A2B2 दे रखा है और पी कॉस थीटा का नाम मैंने A1B1 दे रखा है।
तो अब एक ये भी डाइपोल हो गया है, यानी A2B2 और A1B1 एक अलग अलग इंडिविजुअल डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसको डाइपोल के रूप में कंसीडर करें, ये डाइपोल है ही, कंसीडर करते हैं, तो इसके वजह से पॉइंट P जो है वो एक्सल पॉइंट की तरह लाइज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये डाइपोल हुआ तो डाइपोल का ये डाइपोल लेंथ, डाइपोल एक्सिस, और इसी एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट P लाइज कर रहा है, तो ये एक्सल पॉइंट हुआ। और एक्सल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ही अलोंग होता है। तो यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करें तो इसी के डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जिसको हम E1 वेक्टर के रूप में कंसीडर कर लिया। उसी तरह अगर हम लोग A2B2 के बारे में सोचें तो A2B2 भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके वजह से ये पॉइंट परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट P पॉइंट A2B2 के लिए परपेंडिकुलर पॉइंट जो इसके सेंटर से प्रेजेंट है, तो ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। यानी A2B2 के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड P वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, यानी कि P वेक्टर साइन थीटा के डायरेक्शन के अपोजिट इस डायरेक्शन में E2 का वैल्यू होगा। अब हम लोग इन दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर यूज करें तो इस आधार पर यह रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और ये इस रिजल्टेंट को E वेक्टर के रूप में कंसीडर कर लिया और मान लिया कि ये जो रिजल्टेंट है वह E1 वेक्टर से अल्फा एंगल से सबटेंड है। तो यही हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी एंगल अल्फा को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने E1 मान लिया, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल A1B1 के वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल कंपोनेंट P cos थीटा। तो अब हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सल पॉइंट पर 1/4 2P अपॉन R³ होता है, तो अब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कौन सा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू एक्सल पॉइंट के लिए P cos थीटा है। तो अब हम लोग इस P के जगह P cos थीटा प्लेस कर देंगे। तो रिजल्ट हम लोग का 1/4 2P cos थीटा अपॉन, रिजल्ट आएगा 1/4 2P cos थीटा अपॉन R³ हो जाएगा। अगर उसी तरह का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें P पॉइंट पर A2B2 के वजह से, तो ये हमारा E2 हो गया, जो इक्वेटोरियल पॉइंट, ये पॉइंट इक्वेटोरियल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज करेंगे। तो यहां पर जो फॉर्मूला में सिर्फ P sin थीटा आ जाएगा। तो रिजल्ट्स लिख सकते हैं 1/4 P sin थीटा अपॉन R³, और इसका डायरेक्शन जो हो गया वो जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू OP। तो लिख देंगे परपेंडिकुलर टू OP। अब ये दो इक्वेशन प्राप्त हो गए, फर्स्ट और सेकेंड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं E1 E2 की वजह से। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर यूज करेंगे, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल AB E इज इक्वल टू, वी कैन राइट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। हालांकि cos 90 से ये रिजल्ट 0 बच जाएगा, तो सिर्फ रिजल्ट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब दोनों के वैल्यू को अब हम लोग प्लेस करते हैं। तो E1 के जगह पर हम लोग का एक वैल्यू आया था 1/4 2P cos थीटा अपॉन R³ होल स्क्वायर प्लस
1/4πε0, इसको के की भी फॉर्म में लिख सकते हैं, और p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। इसमें अगर स्क्वायर होगा, अब हम लोग इससे पूरा वैल्यू रूट से बाहर अगर निकालें तो 1/4πε0, देखिए दोनों में कॉमन है, p भी दोनों में कॉमन है, स्क्वायर का फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट से सिंगल वैल्यू आएगा, ओनली p, और आर क्यूब बाहर आ गया। तो स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ बचा 4, 2 2 जा 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस p साइन स्क्वायर थीटा। एक कॉस अगर साइन के साथ लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1। इसको हम ब्रेक करके लिख ही देते हैं। तो एक 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और एक कॉस स्क्वायर थीटा इस अलग से कर दिया मैंने, इन दोनों जोड़ेंगे तो 4 आ गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो यही मेरा एक्यूरेट रिजल्ट हो गया, यानी रिजल्ट आया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आया पी पॉइंट पर। अब जो भी एंगल दिया होगा उस एंगल के वैल्यू को रखकर, डायपोल मोमेंट और आर के वैल्यू को रखकर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम लोगों को यहाँ अल्फा कैलकुलेट करना होगा। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने इसका 2 पॉइंट मान लिया, सपोज दैट ये पॉइंट M और ये पॉइंट N हो गया, और ये पॉइंट Q है। अब हम लोग को इस ट्रायंगल में PMQ, नाउ इन ट्रायंगल फॉर डायरेक्शन, इन ट्रायंगल PMQ, tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा लेंगे परपेंडिकुलर QM अपॉन बेस PM। तो QM का जो वैल्यू है वह E2 वेक्टर के पैरेलल है, तो इसको E2 वेक्टर का मॉड, और PM जो है E1 वेक्टर के अलॉन्ग है, E1 वेक्टर का मॉड। अब दोनों के वैल्यू को हम प्लेस करते हैं, तो E2 का वैल्यू आ चुका है 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, सॉरी p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये जो वैल्यू आया है 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से ये k की वैल्यू यानी 1/4πε0 pp कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फा का जो रिजल्ट बचेगा वो सिर्फ 1/2 साइन बाई कॉस tan थीटा बचेगा। तो इस तरह अल्फा जो हो गया tan इनवर्स 1/2 tan थीटा के फॉर्म में आ गया, और ये जो एंगल है फ्रॉम किससे एंगल बना रहा है E1 से, तो फ्रॉम E1 वेक्टर। इस तरह हम लोग डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर का, इस वीडियो का जो PDF नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।